हेलो गाइज। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। चैप्टर 2 है और इनके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स लिस्ट इट्स एसेंशियल फीचर्स। इनके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे और पार्टनरशिप किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन जानेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 दैट आर रिलीवेंट फॉर अकाउंटिंग। इसमें जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट प्रिपेयर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट बनाना हम सीखेंगे हम लोग, वो भी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कि दोनों मेथड के हिसाब से, ठीक ना। Explain the distribution profit and loss among the partners and prepare the profit and loss appropriation account। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर के बीच में कैसे करेंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है इनके भी बारे में हम लोग जानेंगे। आगे है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स अंडर वेरियस सिचुएशन, यानी कि विभिन्न प्रकार की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अंडर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे चार्जेबल होगा और ड्राइंग्स पे कैसे चार्जेबल होगा, इनके भी बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन how guarantee for a minimum amount of profit affects the distribution of profit among the partners, यानी कि पार्टनर के बीच में जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मिनिमम गारंटी जो लेता है पार्टनर को, उनके भी बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट है मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट टू रेक्टिफाई द पास्ट एरर्स इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, यानी कि भूतकाल में जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एरर हुए थे उनको एडजस्ट करना, उसको सही करना, उन पे भी हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन करने के लिए भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इसमें आपको हम बता दें कि ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई अभी। Calculation of interest on capital, interest on drawings, and maintain of partnership capital account have their own peculiarities. Not only that, a variety of the adjustment are the required on the death of a partner. देखिए इसमें ये 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इसी सिचुएशन के हिसाब से जो इसमें रूल्स हैं उनको हम लोग को फॉलो करना होगा, उनको जानना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें आपका मेन टॉपिक जो स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से हुआ है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कस सम बेसिक एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप सच ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट इज एटसेट्रा। प्रेजेंट इस चैप्टर में हम लोग जो है द प्रेजेंट चैप्टर डिस्कस सम बेसिक एस्पेक्ट, यानी कि कुछ हम लोग आधारभूत पहलू पार्टनरशिप के आधारभूत पहलू पे हम लोग डिस्कस करेंगे और प्रॉफिट को मेंटेन करना, उसको बांटना, पूंजी के बारे में जानेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ द सिचुएशन लाइक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी कि वैसे सिचुएशन का ट्रीटमेंट करने में सीखेंगे जैसे कि किसी पार्टनरशिप नया पार्टनरशिप का एडमिन होना यानी कि एडमिशन पार्टनरशिप, या फिर रिटायरमेंट का होना, या फिर डेथ का होना, या फिर डिसोल्यूशन हैव बीन टेकन अप टू द सेकंड चैप्टर, यानी कि डिसोल्यूशन से अर्थ यहाँ पे है विघटन होना फर्म का। तो इस तरह से हम लोग इनके बारे में जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप पे चलते हैं। तो ये जो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, इसका प्रकृति हम लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। व्हेन टू और मोर पर्सन जॉइंट हैंड्स टू सेट अप ए बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाय गाइस, तो आप यहाँ पे समझे होंगे जब मिनिमम दो और दो से अधिक व्यक्ति मिल करके, है कि नहीं, बिजनेस का सेटअप करके उनका जो प्रॉफिट और लॉस को एक दूसरे में शेयर करते हैं, वो एक तरह का पार्टनरशिप हुआ। नेक्स्ट आपका दे आर सेड टू बी इन पार्टनरशिप, यानी कि वे पार्टनरशिप कहलाते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन पार्टनरशिप एज द, यानी कि ये जो सेक्शन 4 के हिसाब से जो है यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरियड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप समझ गए होंगे कि ये जो है पर्सन का पीछे एक रिलेशन है जो एग्री होता है अपने बिजनेस में, जो भी परचेजिंग सेलिंग हो, जो भी उनका बिजनेस का नेचर हो,
उन पे प्रॉफिट और लॉस को बांटने की वो एग्री होते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कि पर्सन हु हैव्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, एक दूसरे से जो इंडिविजुअली जो वो ये सेटअप होते हैं, आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। यानी कि दो पार्टनर मिलकर के जो हुआ वो पार्टनरशिप हुआ और वो एक पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। ए पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म का कोई लीगली से एंटिटी नहीं दिया गया है, नाम कोई पहचान एंटिटी है नहीं, नाम होता है। अपार्ट फ्रॉम द पार्टनरशिप constituting its the essential features of the partnership are। अगर हम बात करें कि इसका जो हम लोग जैसे कि चर्चा किए थे, डिस्कस किए थे कि इसका फीचर्स के हम लोग जानेंगे, तो एसेंशियल फीचर्स दिया गया यहाँ पे पार्टनरशिप का। 1 नंबर पे आप देख सकते हैं कि 2 और मोर पर्सन, पहली बात मिनिमम 2 और अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं। हम भी जानते हैं पार्टनरशिप मिनिमम 2 व्यक्ति के बीच हो सकता है। और कहते हैं ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर ए कॉमन गोल्स। इन अदर वर्ड्स, अदर शब्दों में अगर हम बात करें तो द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टनरशिप पेपर कैन बी 2। देयर इज द हाईएवर लिमिट और देयर मैक्सिमम नंबर बाय द virtue of the sections 464 of the Companies Act 2013। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी एक्ट 2013 जो है यहाँ पे 2013 के अकॉर्डिंग ये सेक्शन 464 के अंतर्गत किया गया है। कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट is empowered to prescribe maximum number of partnership in a firm but the number of partners can not be more than 100। यानी कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। The central government has prescribed the maximum number of partners in a firm to be 50 under रूल 10। अंडर रूल 10 के हिसाब से जो इसमें 50 ही होनी चाहिए पार्टनर ऑफ द कंपनीज मिसेलियस रूल्स 2014। मिसेलियस रूल्स के हिसाब से जो है पार्टनरशिप फर्म ये जो है पार्टनरशिप पार्टनर 50 होनी चाहिए। सो ए पार्टनरशिप का फर्म कैन नॉट हैव मोर देन 50 पार्टनर। इसीलिए जो है पार्टनरशिप फर्म में जो है 50 से अधिक पार्टनर नहीं हो सकता। अब दूसरी बात ये है कि इसमें एग्रीमेंट बहुत मायने रखता है। एग्रीमेंट, चलिए हम लोग बात करते हैं एग्रीमेंट पे, पार्टनरशिप पे। आप बारीकी से समझिए इस चीज को, आप बारीकी से ये हम पॉइंट पे कर देते हैं, आप इस चीज को समझिए। देखिए एग्रीमेंट है यहाँ पे, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉसेज। पार्टनरशिप का जो रिजल्ट है वो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। 2 और 2 व्यक्ति सदी के बीच जो एग्रीमेंट होता है, बिजनेस एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। एग्रीमेंट में सारा चीज लिखा जाता है, प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, the agreement becomes the basic of relationship between the partnership. It is the not necessary that such agreement is in a written form. An oral agreement is equally valid, but in order to avoid disputes, it is the preferred that the partners have a written agreement। इसमें क्या कहता है, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट देखिए, एग्रीमेंट जो दो पार्टनर के बीच में होता है, बिजनेस से रिलेटेड होता है, उसमें लाभ हानि बांटने का सारा चीज दिया रहता है, आप सहमत है तो साइन कीजिए, कुछ इस तरह से। द एग्रीमेंट बिकम द बेसिक ऑफ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप पे आधारित होता है बिटवीन द पार्टनरों के बीच में, ठीक ना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, एन ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। कहने का मीनिंग यह होता है यहाँ पे कि ये कोई लीगली ये नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो रिटेन ही होना चाहिए, ओरल ही होना चाहिए। रिटेन यहाँ पे हुआ लिखित रूप से दस्तावेज, और ओरल मतलब हुआ मौखिक। तो जहां तक कि आप ये खुद समझ पा रहे होंगे कि कोई भी चीज लिखित ही अच्छा होता है, ताकि कल के डेट में किसी तरह का विवाद न उत्पन्न हो। जो भी लिखा रहेगा लिखित रूप में रहेगा, वो सबूत रहेगा। तो एग्रीमेंट जो है मेरे हिसाब से तो रिटेन ही अच्छा है, रिटेन फॉर्म ही अच्छा है। But in order to avoid disputes, it is preferred that the partners have a written agreement। लेकिन पार्टनरशिप में ज्यादातर जो है रिटन एग्रीमेंट का ही ज्यादातर वैल्यू दिया जाता है, दिया भी जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका बिजनेस। अब पार्टनरशिप के लिए आप जान गए कि 2 और मोर पर्सन होनी चाहिए, मिनिमम 2 अधिकतम होनी चाहिए 50। उसके बाद है दूसरा नंबर है एग्रीमेंट होनी चाहिए। तीसरा में आ जाता है आपका बिजनेस। क्या है? बिजनेस। भाई बिजनेस तो होगा तब ना पार्टनरशिप होगा। द एग्रीमेंट शुड बी to carry on some business। मेरे ownership of a property does not
amount to partnership. For example, if Rohit and Sachin jointly purchase a plot of land, अगर रोहित सचिन मिल करके अगर किसी लैंड के प्लॉट को वो परचेज करता है, बिकम द ज्वाइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का वो ज्वाइंट ओनर है। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पे रोहित सचिन, मान लीजिए आप और हम मिल करके कहीं पे जाकर के जमीन का एक प्लॉट परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो वो पार्टनर नहीं हुआ, बल्कि वो ज्वाइंटली परचेज हुआ, यानी कि यहाँ पे ज्वाइंट ओनर है। But if they are in the business of purchase and sale of land or the purpose of making profit, they will be called partner. हम एक बार परचेज किए हैं, रोहित सचिन यानी हमारा और आप मिल करके सिर्फ एक बार खरीदे हैं, लेकिन वही अगर हम लोग का बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस है कि भाई दोनों आदमी मिल करके 50-50 रुपीज लगा करके कहीं पे जमीन लैंड परचेज कर लेंगे, उसको फिर सेल कर देंगे, तो यही अगर परचेजिंग सेल मेरा हम लोग का बिजनेस है, तब हम लोग पार्टनरशिप कहलाएंगे। ये आप ही जानते हैं, अगर हम आप मिलकर कोई बिजनेस करेंगे चलेंगे तो वो पार्टनरशिप हुआ, है कि नहीं? तो ये पार्टनरशिप। आगे हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। म्यूचुअल एजेंसी, द बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप कंसर्न में बी केयर्ड बाय owned by all the partners or any of them acting for all. This statement has two important implications. First, every partners is entitled to the participate in the conduct of the affairs of its business. यानी कि म्यूचुअल एजेंसी के बारे में, यानी कि प्रत्येक पार्टनर्स की एजेंसी के रूप वर्किंग में कहा, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस। अपने बिजनेस को चलाने के लिए वो एक एजेंट के रूप में भी वर्क करता है। सेकंड, दैट देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस। इसमें कह रहा है कि सभी प्रत्येक पार्टनर जो है, प्रत्येक पार्टनर बिजनेस का जो है प्रिंसिपल के रूप में एक अच्छा से वो चलाते हैं, एजेंट के रूप में, अदर पार्टनर के रूप में हैंडल करते हैं। ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स विद द एक्ट एंड आल्सो। बस यही कि इसमें जो है रिलेशनशिप के हिसाब से ये काम करता है। आगे आपका है sharing of profit. Another important element of the partnership is that the agreement between the partnership must be share profit and losses of your business through. The definition contained in the partnership act describe partnership business through. The definition contained in the partnership act describes partnership as a relation between people who agree to share the profit of business. A business, sorry, the sharing of loss is implying the sharing of profit. And शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और लेस हो तो पार्टनर के बीच में तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या ही जाएगा। अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसमें जो है अदर जो एक मुख्य तत्व है पार्टनरशिप में, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनरशिप मस्ट बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। एग्रीमेंट के हिसाब से जो प्रॉफिट और लॉस का जो है इसमें बंटवारा किया जाता है कि नहीं? द डिफिनेशन कंटेंट द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब, बस यही बात इसमें कह रहा है कि इसका रिलेशन के हिसाब से किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसमें कैपिटल जो ज्यादा लगे, जो ज्यादा सर्विस दिया है और रेशियो होता है, उस हिसाब से इसमें प्रॉफिट बांटा जाता है। If some persons joint hand of the purpose of the some charitable activity, it will not be returned in the partnership. कुछ इसमें जो है ज्वाइंट हैंड के रूप में जो चैरिटेबल टीम का वर्क में करते हैं वर्क, तो वो पार्टनरशिप में नहीं है शामिल होंगे, ठीक ना? तो यानी कि उस टाइप के बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप में नहीं लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है 6 नंबर में लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। Liability of partnership में each partner is liable jointly with all the other partners and all several to the third party upon the act of the firm done while he is a partner. Not only that, a liability of a partner of act of the firm is also unlimited. This implies that has the private assets can also be used for the paying of the firm's debts. यानी मतलब यह हुआ है कि प्रत्येक पार्टनर के यहाँ पे कुछ लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी ज्वाइंटली सभी मिलकर के अपना वर्क चलाते हैं पार्टनर्स में, और उसके बाद कहता है इसमें थर्ड पार्टी जो है एक्ट ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज ए पार्टनर। इसमें कहता है कि नॉट ओनली दैट द लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज आल्सो अनलिमिटेड। इसमें जो सभी पार्टनर का लायबिलिटी जो लिमिटेड होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में आप इस चीज को देख रहे होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी जिसको हम लोग एलएलपी कहते हैं, ठीक ना, इज एन इनकॉर्पोरेटेड
partnership formed and the registered under the Limited Liability Partnership Act 2018 सॉरी 8 2008। तो ये जो रजिस्टर्ड होते हैं पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर with limited liability and ritual succession, it is the viewed as an alternative corporate business vehicles that provide the benefit of limited liability but allows its partners the flexibility of the organization that the internal structure is a partnership based on a mutually approved agreement। तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से जो है इसमें आप इस चैप्टर में आप ये भी जान गए कि एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी बोलते हैं, सॉरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, और ये जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है, ठीक ना। इस हिसाब से भी वो रजिस्टर होता है। साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि द साइलेंट फीचर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज ए कॉर्पोरेट एंड ए लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इच पार्टनर। ये एक लीगली सेपरेट एंटिटी वाले हैं, लीगली एंटिटी है ये। फिर कहता है एवरी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर shall have at least 2 partner and shall also have at least 2 individual as designated partners and whom at least one shall be resident in India। इंडिया का रेसिडेंट होनी चाहिए। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है 1932 shall not be applicable to limited liability, ये उनके लिए applicable नहीं है। The limited liability partnership has a perpetual successions. The central government has the power to investigate into the affairs of a limited liability partnership if required by the appointment of a competent inspector for the purposes। तो आप ये समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा बताने की आपको जरूरत है ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अपना ये है, उनके उसको पावर है सारा चीज़ का। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड यानी कि समझौता। पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटन। एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट रिक्वायर दैट द एग्रीमेंट मस्ट बी राइटिंग बट wherever it is in writing, the documents which contain the term of agreement is called partnership deed। अगर वो जो है written down में documents बनाए जाते हैं तो partnership deed होता है। पार्टनर के बीच में जो एक समझौता होता है उसको एक डीड किया जाता है, समझौता होता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। It generally contain the details about all the aspects affecting the relationship between the partners including the ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस क्या जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके अंदर जो पार्टनरशिप के जो रिलेशन है उनमें लाभ हानि का अनुपात क्या होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कैपिटल बाय ईच पार्टनर, मतलब कि दोनों प्रत्येक पार्टनर के द्वारा जो है कंट्रीब्यूशन कितना रहा कैपिटल का वो इसमें दिया रहा था। रेशियो इन विच आर द प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स, और रेशियो जो दिया रहा था पार्टनर के बीच लाभ हानि कैसे बढ़ा जाना चाहिए। फिर कहता है इंप्लीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए। द क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन बी अल्टरेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। द डीड शुड बी प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज per the provisions of the Stamp Act and properly registered with the Register of Firms। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी अल्टर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड जो है मोटा मोटी आप जान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड जो है इसमें आपको आप रिटेन भी ले सकते हैं, ओरल भी ले सकते हैं, बशर्ते कि इसमें आपका रिटेन बहुत बेहतर होता है। अब चलते हैं हम लोग कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आखिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या शामिल होता है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा झलक देख लीजिए। द पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। में डिटेल आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, यानी कि फर्म का जो है नाम, एड्रेस और उनका जो है मेन बिजनेस, यानी कि बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या किस तरह का बिजनेस करेगा वो। नेम्स एंड एड्रेस विद ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर का नाम, एड्रेस, उनका पूरा ब्यौरा रहता है। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा जो कैपिटल का योगदान दिया गया है वो लिखा रहता है कितना कैपिटल है। द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म
फर्म का अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होना चाहिए, द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, पार्टनरशिप का स्थापना कब हुआ था वो डेट होनी चाहिए, रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट का जो चलाने के क्या रूल है वो सारा चीज, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, लाभ हानि को बांटने का जो रेशियो क्या होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लॉन रैंक्स यानी कि ये सब पे रेट क्या होना चाहिए, मोड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इफ एनी, ऑडिटर अपॉइंटमेंट का क्या रूल्स है, उनका सैलरीज कमीशन, पेबल ऑफ एनी पार्टनर, द राइट ड्यूटीज लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर, treatment of loss arising out of the insolvency of one or more parents, settlement of account on dissolution of the firm, method of the settlement of disputes among the partnership, rules to be followed in case of division, retirement, death of a partner, and any other matter relating to the conduct of a business। जी हाँ, यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ हो जाने के बाद जो किसी एडमिशन होने के बाद उसके रूल्स क्या होने चाहिए उनको फ्लो करना पड़ेगा सभी पार्टनर को। नॉर्मली द पार्टनरशिप डीड कवर्स ऑल मैटर्स इफेक्टिंग रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स अमंग themselves, however if there is no express agreement on certain matter, the provision of the Indian Partnership Act 1932 से अपना मतलब यह होगा कि इसमें जो पार्टनरशिप में सही एग्रीमेंट में वही होनी चाहिए जो कभी जो जिस बातों के लिए झगड़ा हो जाया करता था उन सभी बातों का जो है फुलफिल क्लियरिटी एग्रीमेंट के ही द्वारा, सॉरी डीड के ही द्वारा करवा दिया जाता है। ओके, तो आज यहीं तक।